नमस्ते। आज मैं कविता की परख जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है और ये उपशास्त्री के सिलेबस में संकलित है, इसके बारे में संक्षेप में बताऊंगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचक, निबंधकार, अनुवादक, कथाकार और कवि थे। उनके द्वारा लिखी गई सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके द्वारा आज भी काल निर्धारण और पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता ली जाती है। हिंदी निबंध के क्षेत्र में शुक्ल जी का महत्वपूर्ण स्थान है। भाव मनोविकार संबंधित मनोविश्लेषणात्मक निबंध उनके प्रमुख हस्ताक्षर है। कविता की परख रामचंद्र शुक्ल जी का प्रसिद्ध निबंध है, जिसमें वे कहते हैं कि कविता का उद्देश्य हमारे हृदय पर प्रभाव डालना होता है, जिससे उसके भीतर प्रेम, आनंद, रास, करुणा, उत्साह, आश्चर्य इत्यादि अनेक भावों में से किसी का संचार हो सके। जिस पद्य में इस प्रकार प्रभाव डालने की शक्ति न हो, उसे कविता नहीं कहा जा सकता। ऐसा प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कविता पहले कुछ रूप और व्यापार हमारे मन में इस ढंग से प्रभाव डालती है कि हमें यह प्रतीत होने लगता है कि वे हमारे सामने उपस्थित है। जिस मानसिक शक्ति से कवि ऐसी वस्तुओं और व्यापारों की योजना करता है और हम अपने मन में उन्हें धारण करते हैं, वह कल्पना कहलाती है। इस शक्ति के बिना न तो अच्छी कविता हो सकती है और न उसका पूरा आनंद ही लिया जा सकता है। संसार में अनेक प्रकार की वस्तुएं होती है, जिन्हें देखकर हमारे मन पर अनेक प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। किसी सुंदर वस्तु को देखकर हम प्रफुल्लित हो जाते हैं, किसी अद्भुत वस्तु को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, किसी दुख के दारुण दृश्य को देखकर करुणा से भर जाते हैं। यही बात कविता में भी होती है। जिस भाव का उदय कवि को पाठक के मन में कराना होता है, उसी भाव को जगाने वाले रूप और व्यापार वह अपने वर्णन द्वारा पाठक के मन में लाता है। यदि सौंदर्य की भावना उत्पन्न करके मन को प्रफुल्ल और आह्लादित करना होता है, तो कवि किसी सुंदर व्यक्ति अथवा किसी सुंदर और रमणीय स्थल का शब्दों द्वारा चित्रण करता है। सूरदास जी ने श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग का जो वर्णन किया, उसे पढ़कर या सुनकर मन सौंदर्य की भावना में लीन हो जाता है। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास की गीतावली में चित्रकूट का यह वर्णन हमारे समक्ष सुंदरता की भावना प्रस्तुत करता है। अर्थात सोहत श्याम जलद मृदु घोरत धातु रंग मंगेरिंगानी। इसी प्रकार भय का भाव उत्पन्न करने के लिए कवि जो रूप सामने रखेगा, वह बहुत ही विकराल होगा। जैसे कुंभकर्ण का रूप रामचरितमानस में है। कविता के वर्णन में कवि उपमा का भी प्रयोग करते हैं, जैसे मुख को चंद्र या कमल के समान, नेत्रों को मीन, व्यंजन, कमल आदि के समान प्रस्तुत करते हैं। प्रतापी या तेजस्वी को सूर्य के समान, वीर और पराक्रमी को सिंह के समान कहा करते हैं। उपमा का उद्देश्य भावना को तीव्र करना होता है, किसी वस्तु का बोध या परिज्ञान कराना नहीं। कवि आँख की उपमा के लिए कभी कमल दल का उपयोग करते हैं, जिससे रंग की मनोहरता, प्रफुल्लता, कोमलता आदि की भावना एक साथ उत्पन्न होती है। कवि प्रेम, शोक, करुणा, आश्चर्य, भय, उत्साह इत्यादि भावों को पात्रों के मुख से प्रायः प्रकट कराया करते हैं। वाणी के द्वारा मनुष्य के हृदय के भावों की पूर्ण रूप से वंदना हो सकती है। मनुष्य के मुख में प्रेम में, क्रोध में, शोक में, आश्चर्य में, उत्साह में कैसे वचन निकलते, इसका अनुभव सच्चे कवियों को पूरा होता है। पात्र के मुख से भाव की व्यंजना कराने में कवि में बड़ी निपुणता होती है। पहले तो उसे मनुष्य की सामान्य प्रकृति का ध्यान रखना पड़ता है, फिर पात्र के विशेष ढंग के स्वभाव का। इसी से एक ही भाव की व्यंजना अत्यंत अनंत प्रकार से हो सकती है। उदाहरण के लिए रामचरितमानस में देखिए, अगर राम जब कभी अपना क्रोध प्रकट करते तब किस संयम एवं गंभीरता के साथ, और लक्ष्मण किस अधीरता और उग्रता के साथ प्रकट करते हैं। यही बात उत्साह आदि और भावों के संबंध में भी समझनी चाहिए। इसी सब का उल्लेख रामचंद्र शुक्ल जी ने कविता की परख निबंध में किया है।